क्रूड का भी जो हम प्राइस में डिक्लाइन देख रहे हैं, अभी जो है करंटली $71 पर बैरल पे है वो. So what do you say? How positive is that for the market and for the investors? देखिए, क्रूड नीचे होना भारत जैसे एक्सपोर्ट प्रधान देश के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव बात है. न केवल हमारी करेंसी उससे स्टेबल होती है, दूसरी कंपनियों के मार्जिन्स में भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि फ्यूल एंड कॉस्ट कम होता है, लॉजिस्टिक के कॉस्ट कम होते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ ओ माय फाइनेंस. मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग. फिनोमिक्स एक वीकली पॉडकास्ट है जिसमें हम स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और हर वीक नया वीडियो अपलोड करते हैं. सो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज डू हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी जो वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए. There is a lot more happening in the Indian stock markets. It has been a roller coaster lately, reflecting a mix of global economic factors and domestic developments. So, what is there for investors in this rally? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे. मेरे साथ हैं राजेश अग्रवाल फ्रॉम AUM कैपिटल. वेलकम राजेश जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. गुड आफ्टरनून. तो टू स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन राजेश जी, मेरा यही होगा कि 2023 जो है इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छे नोट पर जो है एंड हो रहा है और सारे इंडाइसेस की जो बात करें, हमने निफ्टी देखा, सेंसेक्स देखा, बैंक निफ्टी देखा, दे आर ऑल एट ऑल टाइम हाई और इनफैक्ट मिड कैप्स भी जो हैं दे आर डूइंग रियली वेल इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर. प्लस लास्टली अभी जो हमने डीजेपी की फिनोमिनल विक्ट्री देखी and you know DIIs and FIIs, they are also positive and they are also pumping money in the Indian stock markets. So what do you think, how much upside is still remaining? देखिए, अपसाइड अभी बहुत है, बावजूद इसके कि इतनी अच्छी तेजी हुई. लगभग 70,000 के आसपास सेंसेक्स पहुंच गया और 22,000 के आसपास निफ्टी पहुंच गई. मिड कैप, स्मॉल कैप अपने लगातार नए हाई बना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूं कि छोटे मोटे करेक्शन यहाँ वहाँ आते रहे, वो जुदा बात है. वो मार्केट की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो अक्सर होती है, वन वे ट्रैफिक कभी होता नहीं. लेकिन अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करे और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करे, फंडामेंटली साउंड स्टॉक में, तो पैसे बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं. कई कारण है. अगर आप डोमेस्टिक में देखो तो इस वक्त 4 स्टेट्स के जो चुनाव के नतीजे आए वो बहुत आशाजनक थे. आरबीआई से कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं आए. फेड की तरफ से अगर आप ध्यान दें तो जिस तरीके की कमेंट्री आई, बहुत हॉकिश नहीं आई, डोविश आई रेदर. और उनके बयानात से ऐसे लगे कि 3 रेट कट्स तो लाजमी है आने वाले दिनों में. लेकिन जो बॉन्ड मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, 5% से जो बॉन्ड यील्ड थे, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वो सीधे 4% के आसपास आकर रुके. तो बॉन्ड मार्केट तो शायद 3 से भी ज्यादा कट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है. अब आगे आने वाले दिनों में हमारे यहाँ फुल बजट तो है नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही पूरा बजट आएगा. इस वक्त इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट्स आएंगे. जनरल इलेक्शंस एक बड़ी इवेंट है भारत के लिए आने वाले दिनों में, जिसके तरफ न केवल भारत के निवेशक बल्कि पूरे दुनिया के निवेशकों की नजर रहेगी. लेकिन जिस तरीके के चुनावी नतीजे राज्यों के आए, उससे ये उम्मीद बनी कि मौजूदा सरकार ही कंटिन्यू करती नजर आएगी और इस वजह से जो पॉलिसी स्टैंड है वो बिल्कुल बना रहेगा. इस कारण से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. अब FIDI की बात की जाए तो FI ने पिछले कुछ दिनों से बाइंग के मूड में आए हैं. अगर आप पिछले कई दिनों से देखो, कई महीनों से तो लगातार उनकी बिक्री चल रही थी. कई कारण थे, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, क्रूड प्राइसेस, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज. लेकिन अगर आप देखो तो पूरे तरीके से रिटेल ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कमान संभाल रखी थी. FI की इतनी बिक्री के बाद भी कोई गिरावट नहीं आई. अगर 11 महीने की बात की जाए, नवंबर तक की, तो SIP जो हमारे यहाँ 1,66,000 करोड़ की हो गई है. इस वक्त 17,000 करोड़ पर महीने की SIP चल रही है. तो पहले तो हमारा बाजार FI के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, अब वैसा नहीं है. रिटेल निवेशक ने कमान संभाल रखी है, बहुत इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं.
जो मोबाइल ट्रेडिंग वगैरह चालू हुई है उससे बहुत सुविधाएं बढ़ी है। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और प्राइवेट केपेक्स बना रहेगा। तेल के दाम अगर स्टेबल रहते हैं, कमोडिटी प्राइसेस नीचे रहते हैं, तो कंपनियों के मार्जिन्स में इजाफा होगा। हमारा अपना अनुमान है कि FY24 में जो कंपनियां हैं उनके जो बॉटम लाइन है उसमें करीब करीब 17% का इजाफा होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो एक पॉजिटिव भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। हमें ऐसी कोई इस वक्त ऐसी कोई चिंता नजर नहीं आ रही। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, इतनी बड़ी तेजी हुई है तो आप कभी भी बाजार में 8-10% का करेक्शन मान के चल सकते हो, लेकिन बाजार बहुत स्ट्रांग फुटिंग में है। हम्म। राजेश जी, न्यू ईयर आ रहा है और जो हालांकि जो मेजरली इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं वो क्लोजर की तरफ जो होते हैं न्यू ईयर के वो बंद रहते हैं एंड ड्यू टू दिस थिन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी व्हाट डू यू थिंक इंडियन मार्केट्स विल रिमेन रेंज बाउंड फॉर द नेक्स्ट 20 डेज? हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक जो क्यूज थे स्टेट के नतीजों के, RBI के, वो ओवर हो गए हैं, इकोनॉमिक डेटा आ गया है, फेड की भी जो बैठक होनी थी हो गई है, तो ऐसे कोई ट्रिगर्स सामने में नहीं है। लेकिन हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ये 20 दिनों के बाद जैसे नया साल आएगा तो FI भी लौट के आने लगेंगे जो छुट्टी पे चले जाते हैं, और नतीजे जो तीसरी तिमाही के हैं कंपनियों के वो आने लगेंगे, और उस वजह से बाजार में एक नई दिशा मिलेगी। तो 15-20 दिन की हो सकता है कि थोड़ा सा लल हो। एक तो वो कारण है, दूसरे लगातार इतनी बड़ी तेजी के बाद बाजार एक छोटे मोटे कंसोलिडेशन फेज में या करेक्शन फेज में जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने ये योगदान दिया है बाजार में, वो कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ रहा है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है जो SIP वगैरह का पैसा है, और खास करके इस बात के मद्देनजर कि अब ELSS में भी पैसे आने लग जाएंगे ईयर एंड जैसे जैसे नजदीक आएगा, तो बाजार में उतनी बहुत उथल पुथल की उम्मीद तो नहीं है। कंसोलिडेशन का फेज थोड़े दिनों के लिए चल सकता है। जी, Q3 अर्निंग्स की आपने बात करी। बाजार को Q3 अर्निंग्स का ही इंतजार है और RBI का भी हमने पॉलिसी का अनाउंसमेंट देख लिया, रेपो रेट को अनचेंज रखा है। फेड का इंतजार था तो फेड का भी अभी जो है कुछ उसमें बदलाव नहीं किया है। इनफैक्ट ये बोला गया है कि अभी जुलाई नेक्स्ट ईयर तक वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एंड क्रूड का भी जो हम प्राइस में डिक्लाइन देख रहे हैं, अभी जो है करंटली $71 पर बैरल पे है वो। सो व्हाट डू यू से, हाउ पॉजिटिव इज दैट फॉर द मार्केट एंड फॉर द इन्वेस्टर्स? देखिए, क्रूड नीचे होना भारत जैसे इंपोर्ट प्रधान देश के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव बात है। न केवल हमारी करेंसी उससे स्टेबल होती है, दूसरे कंपनियों के मार्जिन्स में भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि फ्यूल एंड कॉस्ट कम होता है, लॉजिस्टिक के कॉस्ट कम होते हैं। तो क्रूड अगर $70-71 के आसपास रहता है, जो कि पिछले दिनों 90 के ऊपर चला गया था सितंबर के महीने में, तो वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है भारतीय बाजार के लिए। रिजल्ट्स अच्छे आने की पूरी उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई इस वक्त चिंता की बात नहीं है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। Q3 में भी हमें लगता है कि कुछ सेक्टर से बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, जैसे कि ऑटो है या बैंकिंग है। वहां से ये उम्मीद की जा सकती है कि नंबर्स बेहतर आएंगे। राजेश जी, वी हैव सीन mid caps, those were the outperformers in 2023, winners कहलाएंगे वो इस साल के, क्योंकि लार्ज कैप्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। सो व्हाट डू यू से अबाउट देम, और आपकी कुछ जो टॉप पिक्स हो लार्ज कैप्स में? देखिए, जैसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि विदेशों में रेट कट्स वगैरह होंगे, उसके फॉलो अप में बाकी देशों में भी होंगे, तो सीधी सी बात है कि FI का पैसा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि 5% यील्ड पे जब वो अपने यहाँ लगा रहे थे और वहाँ 4% के नीचे की यील्ड आएगी तो इमर्जिंग मार्केट में पैसे जाएंगे। तो अब अगर आप देखो तो लार्ज कैप में बहुत अंडर ओनरशिप है। मिड कैप स्मॉल कैप ने लगातार तेजी बनाई रिटेल के दम पे। जो भी बड़े पैसे आए, चाहे म्यूचुअल फंड में आ रहे हो या डायरेक्ट बाजार में आ रहे हो, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही आए। लार्ज कैप ने कोई खास परफॉर्म किया नहीं। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप में थोड़ी सी तेजी की उम्मीद बनती है, वैल्यूएशन के कारण से भी, FI के पैसे आने के कारण से भी। तो अगर लार्ज कैप में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सेक्टर वाइज अगर कहूँ तो मुझे लगता है IT, बैंकिंग, पावर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छे परफॉर्म करेंगे। कुछ लार्ज कैप नेम की बात की जाए
मैं समझता हूँ रिलायंस पहली पसंद रहेगा। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं उस स्टॉक में। एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस ही अच्छी है, तो दूसरी ऑयल टू केमिकल्स जहां दिक्कतें बनी हुई थी वहां EBITDA मार्जिन अच्छा आया है, केपेक्स अच्छा चल रहा है, कंपनी डेट कम करने की बात कर रही है। जियो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और 5G लॉन्च होने के बाद तो टैरिफ वगैरह भी बढ़ जाएंगे, तो वहां से अच्छी परफॉर्मेंस आएंगी। रिटेल 18,000 स्टोर है। मैं समझता हूँ रिलायंस हर आदमी को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए। बैंकिंग में अब देखें तो दुनिया की 5-7 बड़ी बैंकों में HDFC बैंक का नाम शुमार होने लगा मर्जर के बाद, और मार्केट कैप देखेंगे तो जस का तस पड़ा है। वहाँ एक बहुत स्वीट स्पॉट में है और वहाँ खरीदारी की जा सकती है। अगर आपको भारत की इकोनॉमी पे भरोसा है तो मैं समझता हूँ लार्सन एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है, जहाँ 5 ट्रिलियन की तो ऑर्डर बुक है उनकी, और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पर कोई शंका है ही नहीं, तो वहां ध्यान दिया जा सकता है। फार्मा की बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डीज या सिप्ला, ऐसे कई कंपनियां हैं जो लार्ज कैप में मुझे लगता है कि एक मध्यम से लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में बिल्कुल होने चाहिए। IT की बात की जाए तो मुझे लगता है इन्फोसिस TCS पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जी, लार्ज कैप के अलावा मिड कैप में आपकी क्या टॉप पिक्स होंगी? देखिए, मिड कैप में बावजूद इसके कि इतनी अच्छी रैली हो गई है, मुझे लगता है कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है, जैसे LIC। अगर आप देखो तो अभी भी IPO प्राइस से नीचे है। रेलवे में अगर आप देखेंगे तो सारे स्टॉक बहुत अच्छे चल गए, लेकिन IRCTC बावजूद इसके कि इतनी अच्छी कंपनी है, डेट फ्री है, सारे डिविजन अच्छे चल रहे हैं, उसने कुछ परफॉर्म करके नहीं दिया है, तो वहां पर एक बार नजर रखनी चाहिए। शैल्बी लिमिटेड करके एक हॉस्पिटल चेन है, वहां ध्यान दिया जा सकता है। पेपर में कहा जाए तो आंध्रा पेपर हमें अच्छा लग रहा है। फाइनेंसिंग NBFC में कहा जाए तो जियो फाइनेंस और पूना वाला, ये दो स्टॉक हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच राजेश जी, पूरा इस बातचीत के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू। आज इतना ही फिनोमिक्स में। फिर से किसी नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।